ओके। तो यहाँ से आगे जो है वो हमने कुछ केसेस देख रहे हैं कि जिसमें हमने डिफरेंट लोकेशंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उसकी वजह से ना डिफरेंट इमेजेस बन रही हैं, राइट। लेकिन प्लीज़ कीप इन माइंड कि तुम्हारी जो इमेज होनी चाहिए या जो तुम्हारा जो सब कुछ होना चाहिए, दैट शुड बी प्रिसाइसली ड्रॉन, ओके। द रे डायग्राम शुड बी प्रिसाइसली ड्रॉन, ओके। अदरवाइज तुम्हारा ये खराब होगा हमेशा हमेशा, ओके। सो तुम जब भी इस चैप्टर को सॉल्व करोगे, यू शुड ऑलवेज हैव द रूलर विद यू एंड अ शार्प पेंसिल, ओके। और फिर आप जाके उसको काम करोगे, राइट। ओके। अब देखो मैंने मेरे पास ये जो मैंने एक एरो बनाया हुआ है, दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द ऑब्जेक्ट, ओके। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ओ इज़ माई ऑब्जेक्ट, ओके। एंड मुझे इसकी इमेज बनानी है, ओके। हर केस के अंदर मैंने इमेज बनानी है, उनकी एप्लीकेशन उनकी कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है, ओके। सो इमेज बनाने के लिए मैं तुम्हें भी स्केल से दिखाता हूँ कि भाई हमने क्या किस तरह से एडजस्ट करना है। फ्रॉम द टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट, वन रे हमारे पहली रे हमारे पास बनेगी फ्रॉम द टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। एंड मैं इसको पिंक से बना देता हूँ, लाइक this and all the way, okay, all the way, okay. This is one ray, right? Now the other ray is, तुमने बिल्कुल इस स्केल को बिल्कुल सीधा रखना है एंड यू हैव टू मेक अ लाइन जो कि स्ट्रेट जाएगी एंड देन उसने फोकल से पास होना है, हमेशा फोकल फोकल पॉइंट से पास होना है, ओके। यानी मेरा फोकल पॉइंट 4 है, ओके। देखो ज़रूरी नहीं है, देखो ज़रूरी नहीं है कि फोकल पॉइंट 4 ही हो, ओके। मैं जो लेंस इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये जो मेरा लेंस है इसका फोकल पॉइंट 4 है, ओके। डिफरेंट जो लेंसेज होते हैं उनके फोकल पॉइंट डिफरेंट हो सकते हैं, ओके। प्लीज़ कीप इन माइंड दैट। सही है, फोकल पॉइंट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लेंस, ओके। सही हो गया। फोकल पॉइंट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लेंस, और वो जो है आपके पास चेंज हो सकता है, राइट। हर हर उसका जो है ना वो अलग अलग हो सकता है, राइट। ये जो हमने ऊपर बात की ना, ये मैंने शायद ऊपर बताया भी था कि जो फोकल लेंथ है और फोकल पॉइंट है, ये बेसिकली हर स्पेसिफिक लेंस का अलग अलग होगा, राइट। प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लो, ऐसा मत करना कि तुम किसी एक का फोकल पॉइंट जो है वो तुमने सबके लिए इस्तेमाल कर लिया, ओके। सो फोकल लेंथ एंड फोकल पॉइंट्स, फोकल पॉइंट और specific for specific specific lens, ओके। सो ये हर लेंस का अलग अलग होने वाला है, राइट। सो बस इसको तुमने जहन में रखना है, ओके। और वो तुम्हें पेपर के अंदर जो है वो हमेशा देंगे कि भाई कौन सा लेंस है, उसका क्या फोकल लेंथ है, राइट। मैंने यहाँ पे जितने भी काम किए हैं वो सारे के सारे 4 की फोकल लेंथ से मैंने ना काम किए, ओके। एंड तुम बस इसको प्लीज़ याद रखना कि तुम्हारे पास जो है ना वो इस तरह से हो रहा है, ओके। नाउ सो मेरे पास ये पहली रे डायग्राम मैंने बनाई है। सो इन दिस केस, इन दिस रे डायग्राम मैंने आपको ये बता रखा है कि दैट दिस लेंस हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ 4 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ दोनों तरफ से बिल्कुल सेम होती है, राइट। इमेज के राइट साइड और इमेज के लेफ्ट साइड, सॉरी, जो आपका वो होता है लेंस होता है उसके राइट साइड और लेफ्ट साइड इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, ओके। इक्वल डिस्टेंस पे, सो बी केयरफुल, ओके। अच्छा, अब ये जब मैंने दो रेज बनाई है, मैंने एक रे बनाई है इस तरह से और दूसरी रे मैंने बनाई है यूं। तो ये जो दोनों रे जहाँ पे इंटरसेक्ट होती हैं वहाँ पे मेरी इमेज फॉर्म होती है, ओके। तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट होती है वहाँ पे इमेज फॉर्म होती है। मैं इसको जो है मैं इसको ये कर सकता हूँ, मैं इसको इरेज कर सकता हूँ, ओके। सो मैं इसको जो है सो यहाँ से मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ओके। अच्छा, और अब मैं यहाँ पे जो है ना इमेज बना ऑब्जेक्ट इमेज बना लेता हूँ। सो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा इमेज, ओके। सो दिस इज माई इमेज आई, ओके। सही हो गया। अब देखो तुम, ऑब्जेक्ट भी मेरे पास बना हुआ है और इमेज भी मेरे पास बनी हुई है, ओके। अब इमेज की हमने जो इमेज हमारे पास बनती है टू फाइंड द ऑब्जेक्ट, ओके। आप कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, बिल्कुल आसान है, कोई मसला नहीं है। देखो रूल ये है, अगर देखो तीन चीज़ें यहाँ पे, तीन चीज़ें, एक है आपके पास इमेज, ओके। बल्कि तीन भी नहीं, चार चीज़ें, सही। एक आपके पास है इमेज, ओके। एक आपके पास है फोकल लेंथ, सही हो गया। एक आपके पास है लोकेशन ऑफ द लेंस और एक आपके पास है इमेज। ये चार चीज़ें, ओके। इन चार में से कोई तीन तो आपको पता होनी चाहिए, राइट। तब जाके आप
कोई चौथी चीज़ बना सकते हो, एटलीस्ट दो पता होनी चाहिए। ओके, दीज आर द फोर थिंग्स। ओके, तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट है, तुम्हारे पास फोकल लेंथ है, तुम्हारे पास लेंस है, और तुम्हारे पास इमेज। ओके, तो इन चार में से तीन चीज़ें जब तुम्हें पता होंगी, यू कैन फाइंड द फोर्थ। ओके, इन चारों में से तीन चीज़ें तुम्हें पता होंगी, यू कैन फाइंड द फोर्थ। ओके, अगर किसी ने तुम्हें इमेज दे रखी है, तुम्हें जो है ना फोकल लेंथ दे रखा है, तुम्हें लेंस दिए हुआ है, ओके, तो तुम ऑब्जेक्ट तक जा सकते हो। तुम इसी रे डायग्राम को उल्टा बना दो। ओके, तुम्हें नहीं पता कि ऑब्जेक्ट यहाँ बन रहा है, तुम्हें नहीं पता। ओके, तुमने यहाँ से रे स्टार्ट करनी है एक, और तुम्हें यहाँ से बस पास करनी है एंड मेक इट ऑल द वे, ऑल द वे। ओके, एंड देन एक दूसरी रे बनानी है जो कि फोकल पॉइंट से पास होगी एंड यहाँ तक जाएगी, एंड देन यहाँ से पैरेलल हो जाएगी। ओके, मेक इट ऑल द वे, जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ओके, तो तुम ये काम कर सकते हो। ओके, अच्छा जनाब, क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर होती है यासिर ब्रो? क्या ये बात क्लियर होती है? एंड यस सर। ओके परफेक्ट, एंड यहाँ से हमने जो है ना ये एरो बना दी, सही है। अच्छा जनाब, अब अगर तुम देखो, हमारे पास कुछ चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं, राइट। हम अगर कैरेक्टरिस्टिक पे जाएं, इमेज की तुम कैरेक्टरिस्टिक याद करो, हमने सात कैरेक्टरिस्टिक कही थी, राइट। एंड वन फ्रॉम थ्री टू, वन फ्रॉम टू, एंड वन फ्रॉम टू, राइट। सो बेसिकली कोई भी इमेज होगी जो कि लेंस से बन रही है, उसकी तीन कैरेक्टरिस्टिक लाजमी होने वाली है। ओके, और उन तीनों में से एक तो साइज में से आएगी, एक रियल इन्वर्टेड में से आएगी, सॉरी एक अपराइट और इन्वर्टेड में से आएगी, और एक रियल वर्चुअल में से आएगी, राइट। ओके, आ जाओ। अब जरा यहाँ पे देखते हैं। अगर तुम देखो, अगर तुम देखो, गौर करो कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट जो है वो दो लाइनों के अंदर आ रहा है, राइट। ऑब्जेक्ट जो है वो दो लाइनों के अंदर आ रहा है, सही है। लेकिन इमेज जो है वो तुम्हारी दो लाइनों के अंदर नहीं आ रही, बल्कि सम वॉट 1.5 लाइन्स के अंदर आ रही है, राइट। तो तुम्हें ये पता चल रहा है कि भाई इमेज इज डिमिनिश। ओके, इमेज इज डिमिनिश। ओके, इमेज छोटी बन रही है। ओके, इमेज छोटी बन रही है। एंड दूसरी चीज कि तुम्हारे पास जो इमेज है वो इन्वर्टेड बन रही है। ओके, तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट है, उसका हेड यहाँ पे है, उसका एरो ऊपर है, इमेज का एरो नीचे है। ओके, तो दूसरा कि इमेज इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड। ओके, एंड द थर्ड इज कि इमेज जो है वो वर्चुअल है। ओके, सॉरी रियल है, रियल। ओके, इमेज जब भी राइट साइड पे बनेगी, इमेज और ऑब्जेक्ट ऑपोजिट साइड पे होंगे, तुम्हें पता है कि इमेज और ऑब्जेक्ट ऑपोजिट साइड पे होंगे, रियल इन्वर्टेड हमेशा आएगा। ओके, और ये जो साइज है ये बेसिकली डिमिनिश को तुम्हें डिसाइड करे, ये मैं बताता हूँ आगे चल के, सही है। अच्छा, अगर हम इसकी एप्लीकेशन देखें कि इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे होती है, तो इसकी सबसे जो अच्छी एप्लीकेशन है वो हमारे पास है कैमरा, राइट। क्योंकि हमारे पास एक बड़ा ऑब्जेक्ट होता है और कैमरा उसको थोड़ा छोटा भी करके दिखा देता है, राइट। और इसी तरह से हमारे पास आँख, जो हमारी आई है, सही है, उसके अंदर जो हमारी इमेज जाती है वो छोटी होकर जाती है। हमारे जो रेटिना पे जो इमेज फीड होती है वो एक छोटी इमेज फीड होती है, जो ऑब्जेक्ट हम जितने बड़े साइज का देख रहे हैं उतनी बड़ी इमेज नहीं जाती, बल्कि वो छोटी होकर जाती है, राइट। सो इसकी एप्लीकेशन ये दो है, सही है। यू कैन यूज इट इन कैमरा। ओके, कैमरा या फिर आई। ओके, सही है, ये आते हैं पेपर में, इसलिए तुम्हें पता होना चाहिए, राइट। ये तुम्हारे पास पहला केस है। ओके, आज दूसरे पे चलते हैं। अब देखो, मैंने ऑब्जेक्ट को करीब कर दिया, राइट। पहले मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो 2F के भी पीछे था, सही है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैंने इसको ये एफ लिया हुआ है, यू कैन कंसिडर दिस एज एफ, राइट। यू कैन कंसिडर दिस एज एफ एंड दिस एज 2F। ओके, सो मेरा ऑब्जेक्ट 2F के पीछे था, सही है। अब मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो एग्जैक्टली 2F पे, राइट, एग्जैक्टली 2F पे, सही है। अब देख लेते हैं इमेज कैसे बनेगी, राइट। देखो, तुम्हें पता होना चाहिए दो काम तुमने करना है, राइट। एक तो तुमने रे को बनाना है पैरेलल, बिल्कुल इस तरह से जाएगी, फ्रॉम द टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट, पासिंग थ्रू द, ओके, फ्रॉम द टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, राइट, और ऑल द वे, तुमने कर दिया ऑल द वे। ओके, और दूसरी चीज़, दूसरी रे तुम्हारे पास जो बनेगी वो तुम्हारे पास बन जाएगी फ्रॉम द लाइक पैरेलल। ओके, एंड देन आपके पास जो है वो फोकस से पास होगी, राइट, फोकल पॉइंट से पास हो जाएगी। थोड़ा सा चेंज हो जा भाई, यार ये तो बदतमीजी करे, चेंज ही नहीं हो रहा। ओके, ओके, ओके,
परफेक्ट। ओके, लाइक दिस तुमने इसको ऑल द वे बना ली। ओके, अब तुम देख पा रहे हो कि इमेज जो है वो कहाँ पे बन रही है। इमेज, अगर हम मैं इमेज को पॉइंट आउट करूँ, सो इमेज इज राइट हियर, इमेज इज राइट हियर, राइट। तुम देखो अप्रॉक्सीमेटली 8 पे आ रही है, अप्रॉक्सीमेटली 8 पे आ रही है, राइट। सही हो गया, अप्रॉक्सीमेटली 8 पे आ रही है। ओके, अब देखो तुम इमेज पे अगर गौर करो, तो ऑब्जेक्ट भी तुम्हारे पास दो लाइनों का और इमेज भी तुम्हारे पास दो लाइनों की। ओके, तो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का साइज सेम हो गया, सही है। तो हमने इसकी फॉरन फॉरन कैरेक्टरिस्टिक लिखी भाई, सेम साइज है, सेम साइज। ओके, पहली चीज़ आ गई, राइट। तुम्हें इन्वर्टेड ही दिख रही है, सही है, इन्वर्टेड। और तुम्हें रियल रियल है क्योंकि राइट साइड पे, ओके, राइट साइड पे इमेज रियल होती है, राइट। अब देखो सेम साइज की इमेज तुम्हें दिख रही है, राइट। तो सेम साइज की जो चीज़ें होती हैं वो मेनली हम जो है ना उन उन तमाम चीज़ों में करते हैं जहाँ पे सेम साइज की, जैसे फोटो कॉपी मशीन जो होती है ना, तो वो एग्जैक्टली सेम साइज बना रही होती है। आपकी जो नॉर्मल जो पेज होता है उसी के हिसाब से फोटो कॉपी बना रही होती है, राइट। सो फोटो कॉपी, सही, फोटो कॉपी मशीन। ओके, सेकंड केस क्लियर है बच्चों, सेकंड केस क्लियर है। एनी प्रॉब्लम इन सेकंड केस, प्लीज बताओ। अच्छा, आ जाओ थर्ड केस करते हैं। अब देखो मैंने जो है वो ऑब्जेक्ट को 8 सेंटीमीटर से और राइट पे मूव किया, ओके, और राइट पे मूव किया। सो अब इससे क्या हुआ कि अगर आप देखो, सो अब देखो रे डायग्राम बनाओगे, रे डायग्राम किस तरह से बनेगी। एक रे जो होगी वो तो ऑल द वे जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, ऑल द वे चली जाएगी, राइट। और दूसरी जो है वो आपके पास बन जाएगी, कम ऑन चल जा, ओके, जो दूसरी आपके पास बन रही है दैट वुड बी स्ट्रेट लाइन, सही है। और फिर यहाँ से हम्म, ये इस तरह से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से तुम्हें पास करना, ओके, ऑप्टिकल सेंटर नहीं, सॉरी, फोकल पॉइंट से, एंड यहाँ तक चली गई। ओके, यहाँ पे इमेज बन रही है, राइट। अगर मैं इसको थोड़ा सा खींच दूँ, कैन आई पिक इट, कैन आई पिक इट, पिक ही नहीं हो रहा यार, बदतमीजी कर रहा है। चलो ऐसे ही कर लेते हैं, राइट। सो अगर आप यहाँ पे देखो तो इमेज अब आपके पास बन रही है इधर, सही है, इमेज इज राइट हियर, सही है। अब तुम देखो कि ऑब्जेक्ट जो है वो तुम्हारे पास है टू यूनिट्स का, मतलब दो लाइनें ऊपर जा रही है, दो लाइनों तक का ऑब्जेक्ट है, राइट। लेकिन इमेज जो है वो 1 2 3 4 तकरीबन तकरीबन 4 की हो रही है, राइट। तो तुम यहाँ पे देखा कि ऑब्जेक्ट जो इमेज का जो साइज था वो बड़ा हो गया, राइट। सो तुमने कहा कि भाई इमेज जो है वो क्या हो गई, इनलार्ज हो गई, इनलार्ज हो गई। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। एंड बाकी दो चीज़ें तुम्हें पता है कि भाई उस तरफ बन रही है तो इन्वर्टेड ही है, राइट, इन्वर्टेड। ओके, एंड तीसरी तुम्हारे पास रियल है, राइट, रियल, राइट। तो ये तीन तुम्हारे पास जो है कैरेक्टरिस्टिक इसके अंदर आ गई, राइट। अच्छा, अब तुम्हारे पास इमेज ऑब्जेक्ट से ज़्यादा बड़ी बन रही है, तो तुम तुम ये कह सकते हो कि जो मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर होते हैं जिस पे बड़ी बड़ी चीज़ें दिखती हैं, उसके अंदर ना हम मेनली इसको इस्तेमाल करते हैं, राइट, इस तरह के लेंस को, सही। सो ये हमारे पास है प्रोजेक्टर्स के अंदर, सही। प्रोजेक्टर्स के अंदर जो है वो हमारे पास ये लेंस लगे हुए होते हैं और इसको हम यूज़ कर रहे होते हैं, ओके। अच्छा जनाब, एंड इसके बाद हमारे पास, अब देखो मैंने इमेज को और मैंने 4 पे ले गया, ओके। अब जब आप 4 पे ले गए, ऑब्जेक्ट को मैं 4 पे ले गया, ओके। सो अब ऑब्जेक्ट को जब आप 4 पे ले गए तो अब आपके पास किस तरह से बनेगी, हम्म, सही है, सही, लाइक दिस, एंड ये इस तरह से हो जाएगा। अरे भैया मुड़ जा प्लीज, परफेक्ट। सो तुम देख रहे हो कि ये तुम्हारे पास जो एफ पे हमने इमेज रखी, ऑब्जेक्ट रखा, वो हमारे पास कहीं बन ही नहीं रहा,
वो हमारे पास उसकी इमेज ही नहीं बन रही, राइट? उसकी इमेज मतलब मतलब उसकी इमेज लाइन कन्वर्ज ही नहीं हो रही कहीं पे, समझ रहे हो? तो ये बेसिकली आपको ना इसकी इमेज लाइक बहुत इन्फिनिटी पे जाके जो है ना इसकी इमेज बनती है, मतलब इमेज जो है ना वो बहुत दूर बन रही होती है, राइट? और मतलब अगर आप एफ पे आप जो है ना ग्लास ग्लास को रखते हो, राइट? तो इसकी जो है ना हमारे पास इमेज जो है ना वो इमेज हमारे पास अगर तुम कहो कि इमेज यहाँ पे तो नहीं बन रही, लेफ्ट साइड पे तो इमेज नहीं बन रही, ओके? सॉरी, इमेज राइट साइड पे तो नहीं बन रही, यानी ऑपोजिट एंड पे तो इमेज नहीं बन रही है, राइट? इस जगह पे तो कहीं पे भी इमेज नहीं बन रही, राइट? तो जब इस जगह पे इमेज नहीं बन रही तो इमेज जो है वो तो नहीं होगी, सही है? इमेज आप कह लो कि इन्वर्टेड तो नहीं होगी, राइट? आपके पास जो है वो होगी, क्या बोलते हैं, अपराइट होगी, सही है? एक तो ये चीज़ हो गई अपराइट, राइट? एंड दूसरी चीज़, इमेज यहाँ पे नहीं बन रही है तो इमेज रियल भी नहीं होगी, वर्चुअल हो जाएगी, राइट? वर्चुअल, ये दो चीज़ें तो आ गई। लेकिन जो साइज़ है वो कितना है? तो बेसिकली वो साइज हमें मैग्नीफाइड होके दिख रहा होगा, ओके? मैग्नीफाइड, या तुम कह लो कि इन लार्ज कह लो, या तुम कह लो कि हम इसको ना मैग्नीफाइड कह देते हैं, राइट? मैं इन लार्ज नहीं कह रहा हूँ, मैं मैग्नीफाइड कह रहा हूँ, थोड़ा सा जो है ना मैं तुम्हारी आसानी के लिए कह रहा हूँ, सही है? अच्छा जी, मैग्नीफाइड, ओके? ये मेरे पास तीन कैरेक्टरिस्टिक आ गई, ओके? अच्छा, ये बेसिकली आपके पास टेलीस्कोप के अंदर यूज हो रहा होता है, राइट? सो दिस इज द लेंस ऑफ टेलीस्कोप। अब देखो, टेलीस्कोप में जो हमारे पास दूर दराज के जो स्टार्स गैलेक्सीज होती हैं वो हमें जो है वो करीब आके दिखती हैं, राइट? मैग्नीफाइड होके दिखती हैं, सही है? मैम, जो मैग्नीफाइड का वर्ड है ना मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि जो जो आपकी रियल इमेज बन रही थी ना, जो यहाँ पे बन रही थी, हमने उसके लिए इनलार्ज का वर्ड इस्तेमाल किया, राइट? तो मैं मैग्नीफाइड का वर्ड इसलिए इस्तेमाल करूँ ताकि तुम लोगों का थोड़ा सा डिफरेंस है, याद करने में आसानी हो, सही है? ताकि ना मिक्सअप नहीं हो जाए, समझ लो? तो यहाँ पे आके पास जो है ये टेलीस्कोप के लिए इमेज बन रही है, राइट? अच्छा, एक आखिरी चीज़ है, उसको भी कर लेते हैं। टू, अगर हम जो है वो फोर से भी आगे ले जाएं, यानी फोकल लेंथ से भी आगे ले जाएं इमेज को, तो क्या होगा? तो भी बना लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो तुम्हारे पास जो है, तुम्हारे पास ये आ जाएगा, राइट? एक तो ये रे बन जाएगी, एक तुम्हारे पास इस तरह से बन जाएगी। ओके, लाइक दिस, ओके? एंड अगर तुम इन रेस को कंटिन्यू करो, अगर तुम इन रेस को पीछे कंटिन्यू करो, राइट? सो ये तुम्हारे पास, अब ये तुम्हें कहीं ना कहीं मीट होती हुई दिख रही है, सिर्फ 1 डिग्री का फर्क है। बेंड हो जा प्लीज। अबे यार, ये पता नहीं कैसा स्केल है एप्पल वालों का यार। ओके फाइन। सो अगर हम इनको मीट कराएं, सो यहाँ पे मीट हो रही है, ओके? सो अब ये वाला जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, यहाँ पे इसकी इमेज बन रही है, ओके? सो दिस इज द इमेज, दिस इज द इमेज, राइट? ये इमेज बन रही है एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट, ओके? सो अब तुम्हें ये दिख रहा है कि दूसरे केस के अंदर भी इमेज लेफ्ट साइड पे जो है ना, तुम्हारे पास जहाँ पे ऑब्जेक्ट था वहीं पे इमेज बन रही है, राइट? तो और इमेज बहुत बड़ी साइज की दिख रही है, राइट? तो तुम इमेज को इन लार्ज भी कह सकते हो, मैग्नीफाइड भी कह सकते हो। मैं मैग्नीफाइड का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ तुम्हारी याद रखने की आसानी के लिए, राइट? सो मैग्नीफाइड, ओके? एंड तुम्हारे पास जो है ना अम, तुम्हारे पास हम इसको कह देते हैं कि अपराइट, अपराइट, ओके? और हम इसको कह देते हैं कि वर्चुअल, वर्चुअल, ओके? अच्छा जी, ये तीन हो गई। अच्छा, ये हमारे पास जो है मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर इस्तेमाल होते हैं, राइट? इसके क्वेश्चन बहुत भर भर के आते हैं, ओके? मैग्नीफाइंग ग्लास, ओके? मैग्नीफाइंग ग्लास, क्लियर हो गया? सो ये तुम्हारे पास बहुत भर भर के आएंगे, इसको प्लीज़ समझ लेना, ओके? अच्छा, मे बी तुम्हें प्रॉब्लम हो कि भाई हम कैसे डिफरेंशिएट करें कि भाई मैग्नीफाइंग ग्लास में और जो ना हमारे पास टेलीस्कोप के लेंस में क्या फ़र्क है? ऑल दो रे डायग्राम से जो चलो तुम्हें दिख रहा है कि ओके रे डायग्राम अलग अलग बन रही है, तुम्हें दिख रहा है कि भाई फोकल से एक ऑब्जेक्ट, पीछे एक ऑब्जेक्ट फोकल पे,
लेकिन अगर तुम ऐसे सोचो, तुमने आई होप सो तुम लोग ने ये यूज़ किया होगा, मैग्नीफाइंग ग्लास तुम लोग ने यूज़ किया होगा। सही, सो मैग्नीफाइंग ग्लास क्या कहता है कि तुम जैसे अगर किसी बुक को चेक करो, राइट, किसी बुक के सेंटेंस को पढ़ने की कोशिश करो, मैग्नीफाइंग ग्लास रखे, ओके। तो अब तुम्हारे पास जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल करीब है तुम्हारे हाथ में, राइट। और तुम उसमें मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के देख रहे हो कि इसकी इमेज क्या बन रही है, वो इनलार्ज करके दे रहा है, राइट। लेकिन जो टेलीस्कोपिक लेंस है वो एक बहुत दूर किसी स्टार को या किसी गैलेक्सी को जूम इन करके दे रहा है, राइट। वो तुम्हारे करीब नहीं है, वो बहुत दूर है, ओके। सो बेसिकली अगर तो तुम्हारे पास फार अवे वाला कोई ऑब्जेक्ट होगा, तो उसके लिए तुम जो है वो जो है ना, तुमने ऐसा वाला ग्लास इस्तेमाल करना है, तो कि जिसके अंदर तुमने ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ पे रखना है, ओके। अच्छा, तुम बोलोगे भाई ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ पे कैसे आएगा? तो भाई देखो, वो जो ग्लास होगा या वो जो लेंस होगा, उसकी जो फोकल लेंथ होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, राइट। तब जाके जो है ना वो उसी पे आ जाएगा, राइट। तो उसकी तुमने टेंशन नहीं लेनी है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास बस ये दो चीज़, ये दोनों डिफरेंस है, राइट। मेनली जो है ना ये वाला बहुत ज़्यादा पिक्चर एग्जाम में आती है, और एक ये वाली आ जाती है, और ये ऊपर वाली दोनों में से आ जाती है, राइट। सो ये कुछ जो है ना तुम्हारे पास, इनकी मैंने एप्लीकेशन भी बता दी है, और इनके मैंने जो है ना ये सब चीज़ें भी बता दी कि किस किस तरह से इनकी रे डायग्राम बनेगी, ओके, और इनकी इमेज किस तरह से बनेगी, राइट। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ना वो हमारे पास एक और चीज़ भी आती है, एक और पैरामीटर भी आता है कि मैग्निफिकेशन फैक्टर हमारे पास एक चीज़ होती है, समझ रहे हो? मैग्निफिकेशन फैक्टर वो बेसिकली हमें ये बता देता है कि हमारे पास जो है ना जो इमेज है वो कितनी मैग्नीफाइड हुई है, राइट, ये कितनी एनलार्ज हुई है, राइट, और या कितनी इनलार्ज हुई है, कितनी डिमिनिश हुई है, राइट। अच्छा, उससे पहले, उस पे आने से पहले एक और चीज़ तुम्हें दिखाता हूँ। सही, देखो, हमने जब ऑब्जेक्ट दूर रखा तो हमारी इमेज छोटी बनी, राइट। लेकिन जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट करीब लेके आ रहे हैं, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को इस तरफ मूव कर रहे हैं, करीब लेके आ रहे हैं लेंस के, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को करीब लेके आ रहे हैं, तो वैसे वैसे ऑब्जेक्ट का साइज बढ़ रहा है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा और बड़ा हो गया, यहाँ पे और ज़्यादा बड़ा हो गया, राइट। वहाँ पे सेम साइज था, राइट, सेम साइज था, यहाँ पे इनलार्ज हो गया, राइट। वहाँ पे डिमिनिश था, समझ लो। तो मैंने जो तुम लोग को कहा था कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट की लोकेशन है, ये इमेज का साइज डिसाइड करती है इस तरह से, राइट। अगर तुमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लोकेट किया हुआ है तो इमेज जो है वो छोटी होगी, अगर ऑब्जेक्ट को तुमने 2F पे लोकेट किया हुआ है तो इमेज बड़ी होगी, राइट। अगर ऑब्जेक्ट को तुमने और आगे लोकेट कर दिया तो इमेज और बड़ी हो जाएगी, राइट। तो इस तरह से जो है ना वो ऑब्जेक्ट और इमेज में जो है ना थोड़ी बहुत डिफरेंसेस होंगे, राइट। क्या ये बात समझ में आती है? अच्छा जी, चलो आगे चलते यस सर। हैं। अच्छा, हमारे पास एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं मैग्निफिकेशन फैक्टर, सही है। अब ये मैग्निफिकेशन फैक्टर ना थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है हमारे लिए। वो इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि हमें मैग्निफिकेशन फैक्टर से ना ये पता चल जाता है कि ये इमेज कितनी ज़्यादा बड़ी होकर दिख सकती है, कितनी ज़्यादा छोटी होकर दिख सकती है, राइट। और हमें उसकी लेंथ भी पता चल सकती है, सही। ऑल दो हमसे मैग्निफिकेशन फैक्टर का बहुत दफ़ा नहीं पूछा जाता पेपर में, बट यस पूछा जाता है, ओके। सो ये हमारे पास है ना मैग्निफिकेशन फैक्टर, ओके। अच्छा जनाब, अगर हम देखें मैग्नीफिकेशन फैक्टर को, सो हमारे पास ये इसकी डेफिनेशन अगर तुम लिखना चाहो तो ये हमारे पास होती है, इट इज़ द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज एंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके। ये आपके पास जो है इसका फार्मूला होता है, राइट, मैग्नीफिकेशन फैक्टर का। की डेफिनेशन होती है, इसी से आप फार्मूला भी बना सकते हो। एम इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ द इमेज, राइट, डिवाइडेड बाय द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट। ये तुम्हारे पास मैग्नीफिकेशन फैक्टर है, ओके। अगर तो मैग्निफिकेशन फैक्टर वन है, इफ द मैग्निफिकेशन फैक्टर इज वन, सही है। सो आपके पास जो इमेज होगी वो सेम साइज की होगी, सेम साइज, राइट। इमेज इज ऑफ द सेम साइज, इमेज इज ऑफ द सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, ओके। अगर तो मैग्निफिकेशन फैक्टर वन का है, ओके। अगर मैग्निफिकेशन फैक्टर अगर मैग्निफिकेशन फैक्टर
वन से छोटा है, राइट। मैग्निफिकेशन फैक्टर अगर जीरो है इसका मतलब है इमेज बन ही नहीं रही है, राइट। तो मैग्निफिकेशन फैक्टर ग्रेटर देन विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो, एंड कैन बी लेस देन वन, कैन बी वन और कैन बी ग्रेटर देन वन, राइट। सो अगर तो मैग्निफिकेशन फैक्टर, इफ द मैग्निफिकेशन फैक्टर इज, let me just write, if the magnification factor is greater than 0 but less than 1, okay, लेस देन इक्वल टू मैं नहीं कह रहा हूँ क्योंकि इक्वल टू वाला केस मैं अलग से लिख चुका हूँ, ओके। सो इफ द मैग्निफिकेशन फैक्टर इज ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन वन, तो तुम्हारे पास जो है इमेज डिमिनिश बनेगी, ओके। इमेज विल बी स्मॉलर, डिमिनिश स्मॉलर होता है, ओके, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ओके। नाउ ये एक केस हो गया। एंड अगर जो तुम्हारे पास इमेज मैग्निफिकेशन फैक्टर इज ग्रेटर देन वन, तो तुम्हारे पास जो है इमेज विल बी विल बी enlarged, enlarged, ओके। अच्छा कैसे भाई, कैसे? थोड़ा सा मैं इसको प्रैक्टिकली भी करके दिखा देता हूँ, तुम्हें यकीन आ जाएगा, सही। आ जाओ करते हैं, देखते हैं। इन्हीं में से ना तीन केस ले लेते हैं, सही है। अच्छा लेट्स कंसिडर द फर्स्ट केस, ओके। इसका मैग्निफिकेशन फैक्टर निकालते हैं, सही है। अच्छा देखो, हम ये जो एक लाइन है ना मेरे पास, मैं इसको 1 यूनिट ले रहा हूँ, राइट। ये 2 यूनिट यानी 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, राइट। सो मेरे पास जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर, ओके। और मेरे पास जो हाइट ऑफ द इमेज है तुम्हारे पास दिख रहा है तुम्हें 1 सेंटीमीटर, एंड लेट से 1.5 ले लेते हैं, 1.5 सेंटीमीटर, ओके। सो अगर तुम इसका मैग्निफिकेशन फैक्टर निकालने बैठो, सो हाइट ऑफ द इमेज विच इज 1.5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज 2 सेंटीमीटर, राइट। अप्रॉक्सीमेटली अगर तुम स्केल से भी नापोगे ना, तो स्केल से भी तुम्हें ये बेसिकली मेजरमेंट का क्वेश्चन आता है, ओके। मेजरमेंट तुम्हें करनी होती है, ओके। देख लो अप्रॉक्सीमेटली तुम्हारे पास टू आ रहे हैं, ओके। अप्रॉक्सीमेटली तुम्हारे पास, अप्रॉक्सीमेटली भी नहीं, एग्जैक्टली तुम्हारे पास 1.5 आ रहा है, ओके, एग्जैक्टली। और यहाँ पे तुम देखो एग्जैक्टली तुम्हारे पास फिर ये 2 आना चाहिए, राइट। एग्जैक्टली थोड़ा सा छोटा आ रहा है, एक दो लाइनें छोटी, ओके। सो अब अगर अगर तुम इसको सॉल्व करोगे, तो तुम्हारे पास ये बन जाएगा 3/4 0.75 आ रहा है, 0.75 आ रहा है, यस एनी बड़ी? चलो, अगर आ रहा है देन फाइन, सही। अब देखो तुम्हारे पास वन से छोटा मैग्निफिकेशन फैक्टर था, राइट। वन से छोटा मैग्निफिकेशन फैक्टर, इमेज तुम्हारे पास छोटी बनी, राइट। इमेज तुम्हारे पास छोटी बनी, ओके। अब इसी तरह से दूसरा केस ले लो। दूसरे केस में देखो सेम साइज है दोनों का, यहाँ पे भी 1 यूनिट है यानी 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर है। तो तुम्हें दिख रहा है कि जब तुम 2/2 करोगे तुम्हारे पास मैग्निफिकेशन फैक्टर 1 का आएगा, और तुम्हारे पास अल्टीमेटली जो इमेज बनेगी वो जस्ट वो बन रही होगी, सेम साइज की बन रही होगी, राइट। अब इस केस को देख लो, राइट। ये तीन केसेस हमने समझ लेते हैं, हमारे पास सब कुछ हो जाएगा, ओके। अब इस केस के अंदर तुम देखो, सो हमारे पास यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, सही है, ऑब्जेक्ट की लेंथ तकरीबन 2 सेंटीमीटर है, राइट। अगर मैं यहाँ पे रखूँ, सो ऑब्जेक्ट इज अप्रॉक्सीमेटली 1.8 सेंटीमीटर, एंड इमेज जो है, इमेज इज अप्रॉक्सीमेटली 3.4 3.3 सेंटीमीटर, okay. So image is of 3.3 for magnification factor. Image is 3.3 centimeter and object is 2 or 1.8 centimeter, okay. So that would be around how much, कितना आएगा? अबे यार सॉल्व तो करके दो यार पूरा। अच्छा बता दो यार, इसमें मेरी कैलकुलेशन काम नहीं आ रही। 1 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। ओए 3.3 डिवाइड बाई 1.8 इज 1.8। नाइस, इफ सो देन नाइस, ओके। 1.83, ओके ओके फाइन बच्चों, फाइन फाइन फाइन, 1.83 परफेक्ट। अच्छा जी चलो गुड है। अच्छा सो अब हमारे पास हमारे पास जो है, ये हमारे पास जो है अब देख रहे हो तुम, वन से बड़ा मैग्निफिकेशन फैक्टर आ रहा है, तुम्हारे पास इमेज भी बड़ी बन रही है, राइट। तो ये तुम्हारे पास जो है ना, कुछ हमारे पास केसेस है तुम हर किसी की मैग्निफिकेशन फैक्टर भी निकाल सकते हो, ओके। तो ये मैग्निफिकेशन फैक्टर जो है वो आपको बस इसमें हेल्प कर देगा कि तुम्हारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट की क्या हाइट है, इमेज की क्या हाइट है, राइट। बट इससे तुम तमाम चीज़ें निकाल सकते हो, राइट। अगर तुम्हें ऑब्जेक्ट की हाइट पता है, इमेज की हाइट पता है, यू कैन फाइंड आउट द फोकल लेंथ, यू कैन फाइंड आउट द ऑप्टिकल सेंटर, यू कैन फाइंड आउट द लेंस, सब कुछ तुम पता लगा सकते हो, ओके। तो ये तुम्हारे पास जो है ना कुछ चीज़ें हैं, सही है। खैर चलें आगे चलते हैं। अब ये जो एप्लीकेशन जो है ना इनकी, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है कभी कभार। अभी आजकल ना रिसेंट ईयर में जो है ना इन्होंने कुछ इनकी एप्लीकेशन से रिलेटेड जो है ना कुछ चीज़ें इन्होंने पूछी थी, सही है।
अच्छा जनाब, आ जाओ। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। वी हैव, अरे भैया, वो सही है। अच्छा, अब देखो सीन ये है कि हमने जो है ना, इसकी हमारे पास एक दो एप्लीकेशन होती है, उन एप्लीकेशन को समझते हैं और हमारे पास जो है ना ये कहानी क्लियर हो जाएगी। सही है। अच्छा, एप्लीकेशन ये है कि अगर मेरे पास जो तुम लोग चश्मे लगाते हो, सही है, उसके अंदर जो है ना हमारे पास दोनों केसेस होते हैं, राइट। तुम्हें तुम्हें जो है वो, कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको दूर का सही दिखता है, करीब का सही नहीं दिखता। सही है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको करीब का सही दिखता है, दूर का सही नहीं दिखता, राइट। तो तुम्हारे पास जो है, अगर मैं इसकी कुछ इमेज तुम्हारे सामने ला सकूं, लेट मी जस्ट, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे होनी चाहिए। ओके, सो दिस इज योर आई। ओके, दिस इज योर आई। सो दिस आई इज कनेक्टेड विद योर भेजा फ्राई। सही है। और तुम्हें जो है ना ये तुम्हें लाइक इमेज बना के देता है। सही है। मतलब जो इमेज बनती है वो तुम्हारे न्यूरॉन्स के जरिए से तुम्हारे दिमाग को फीड होती है। एंड वो जो तुम्हारे दिमाग जो है वो तुम्हारी आइज को सिग्नल देते हैं कि भाई ओके ये इस चीज़ की इमेज है, एंड देन तुम उस चीज़ को फर्दर प्रोसेस करते हो, राइट। सो दिस इज हाउ इट वाज। जो बाय वाले बच्चे हैं उनको इसके बारे में थोड़ा सा अच्छा आइडिया होगा। सही है। और खैर, अब तुम्हारे पास जो है वो हमारे पास कुछ केसेस हैं। सही है। पहला केस कि भाई ये एक नॉर्मल जो इमेज होती है ना, एक नॉर्मल जो, अगर आपके पास लाइट रे है, सही है, सो एक नॉर्मल जो लाइट रेज होंगी और उससे जो इमेज बनेगी ना वो आपके पास ऐसे बनेगी, राइट। सो इमेज जो होगी वो इस तरह से ट्रैवल, ऑब्जेक्ट जो रेज होंगी वो इस तरह से ट्रैवल करेंगी, राइट। और वो यहाँ पे जाके ना कन्वर्ज होती है, राइट। हमारे पास रेटिना लगा होता है, सही है। और वो रेटिना पे जाके इमेज फॉर्म हो जाती है, ओके, लाइक दिस। सही है। ये हमारे पास एक नॉर्मल इमेज बनती है इस तरीके से, ओके। सही है। यहाँ पे हमारे पास होता है रेटिना, सही है, और रेटिना पे जाके इमेज फॉर्म हो जाती है, सही है। सही, यहाँ पे जाके रेटिना पे इमेज फॉर्म होती है, सही है। अच्छा, अब अगर तो ये एक नॉर्मल आई है, राइट। अगर तो तुम्हें चश्मा नहीं लगा हुआ देन तुम्हारी एक नॉर्मल आई जो है वो इस तरह से काम कर रही होगी, राइट। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हमारी जो है ना, हमारी जो आँख आँख होती है उसके अंदर जो जो कवर्स होते हैं, अगर उनमें से कोई मोटा हो जाए या कोई थिक हो जाए, कोई थिन हो जाए, सही है, तो उससे जो है ना हमारी इमेज वो आगे पीछे हो जाती है, राइट। अब देखो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट, यहाँ पे जो इमेज है, दिस इज द फोकल पॉइंट, ओके, दिस इज द फोकल पॉइंट ऑफ योर आईज, राइट। देखो आई जो है आपकी जो आंख है, उसके ऊपर जो कवर है ना, हल्के से कवर होते हैं, सो दे आर एक्टिंग एज अ लेंस, ओके। तो और उन लेंस की भी एक फोकल लेंथ होती है, ओके, एंड दैट फोकल लेंथ इज एक्चुअली एंडेड अप एट योर रेटिना, ओके। और तुम्हें पता है कि जो जहाँ पे फोकल लेंथ होती है, जो फोकल पॉइंट होता है, वहाँ पे सारे जो लाइट रेज होती है वो कन्वर्ज होती है और फोकस होता है, राइट। और जब वो ऑब्जेक्ट, जब वो इमेज मतलब उसी जगह पे फिर इमेज बन जाती है, राइट, जहाँ जहाँ पे फोकस होता है, राइट। सो अब अगर किसी भी बंदे की आंखें खराब हो रही हैं, आंखें खराब होने का मतलब है कि जो आपकी आई के जो कवर है, अंदर वाले जो आंखों के अंदर कवर है, वो अगर उनमें से तो उसकी थिकनेस जरा सी भी मोटी हो जाए या पतली हो जाए, राइट। सो ये जो आपका ये जो पोजिशन है, ये पोजीशन आगे पीछे हो जाती है, राइट। सो सम टाइम ऐसा होता है कि फोकल पॉइंट जो है ना वो यहाँ पे आ जाता है, राइट। आपको इमेज ब्लरी दिख रही होती है, राइट, या सम टाइम पीछे चले जाता है, राइट, कि आपको दूर की इमेज नहीं दिख रही होती है, राइट। तो हम फिर अपनी तरफ से जो है ना कुछ लेंसेज यूज करते हैं कि वो लेंस जो है वो हमारे इमेज को वापसी अपने रेटिना पे लाके फॉर्म करता है, ओके। कैसे? मैं तुम्हें पहले एक इमेज दिखाता हूँ, सही है। और वो इमेज जो है ना, लेट से तुम्हारे पास है, ये तुम्हारे पास है, सही। तुम इस इमेज को देखो, सही। तुम इस आई के डायग्राम को देखो, सही। अब यहाँ पे तुम्हारे पास ये प्रॉब्लमेटिक आई है, सही। प्रॉब्लमेटिक आई इस वजह से क्योंकि तुम्हारे पास जो इमेज है, वो इमेज तुम्हारे पास बजाय इसके कि यहाँ पे बनती, वो इमेज यहाँ पे बनने के बजाय वो इमेज यहाँ पे बन रही है, राइट। तो
तुम्हें इसको प्रोसेस करने में तुम्हें समझ नहीं आएगी, राइट, तुम्हें ब्लरी इमेज दिखेगी, राइट। और इस चीज़ को हम, इस केस को हम शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं, ओके। सो तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए, सही है। इस चीज़ को हम शॉर्ट साइटेडनेस, ओके। और अब शॉर्ट साइटेडनेस में हमारे पास ये हो रहा है कि भाई इमेज पहले बन रही है, हमें इमेज ब्लरी दिख रही होगी, राइट। अब अगर हमें, मुझे इसको जो है ना वो करना है, अब मुझे इमेज को पीछे शिफ्ट करना है, राइट, पीछे शिफ्ट करना है, तो इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पे डाइवर्जिंग लेंस लगाना होगा, सही है। कनकेव लेंस लगाना होगा कि जो इमेज को पीछे शिफ्ट कर दे। तुम्हें किस तरह से रे डायग्राम दिखेगी, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, सही है। रे डायग्राम जो है वो तुम्हें इस तरह से दिख रही होगी। लो, ये मैंने लेंस लगा दिया, राइट। जो आपकी जो आई पीस होते हैं, जो डॉक्टर आपको जो है ना लेंस रिकमेंड करते हैं, वो आपके पास इस तरह से होते हैं, राइट। अब देखो, मैंने तुम्हें शुरू में बताया था कि ऑल दो डाइवर्जिंग लेंस के इमेज नहीं बनाते, लेकिन वो इमेज को इस तरह से जो है ना अपनी जगह पे रीलोकेट कर देते हैं, राइट। तो अब देखो, ये डाइवर्जिंग लेंस क्या कर रहे हैं, ये जो लाइट रेज आ रही है ये इनको थोड़ा सा डाइवर्ज कर रहे हैं, सही, थोड़ा सा डाइवर्ज कर रहे हैं, राइट। और जब वो आंखों पे जा रही है तो आंखों में वो वापसी जो है ना, अब वो कन्वर्ज होकर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ रही है, राइट। तो दिस इज हाउ हम, हमारी जो है वो इमेज फॉर्म होती है, हमारे एक्चुअल एग्जैक्टली रेटिना पे फॉर्म हो जाती है, राइट। अब तुम्हारे पास डॉक्टर ने, जो डॉक्टर्स ने, तुम्हें पता होगा कि भाई हर लेंस के जो है ना कोई नंबर होता है, सही है। अब मेरे पास जो चश्मा लगा हुआ है, मेरी राइट आई का मेरे ख्याल से 3.75 है, एंड लेफ्ट आई का मेरे ख्याल से 3.5 है, समथिंग अराउंड, राइट। तो अब दोनों दोनों आंखों का अलग हो सकता है, राइट। कि मेरी राइट आई ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, राइट, लेफ्ट आई कम। अब इसकी यूजेस पे नहीं होता, बल्कि डिपेंड करता है कि भाई आपकी जो आंखों के अंदर जो जो लेयर्स हैं, अगर वो लेयर थिक हो रही है, ट्रांसपेरेंट लेयर होती है हमारी आंखों के अंदर ना, अगर वो लेयर थिक हो रही है या वो लेयर थिन हो रही है, तो उससे जो है ना वो हमारे इस विजन पे बड़ा अफेक्ट होता है, ओके। ऑल दो अब ये बहुत सारी चीज़ें कर सकती हैं, जो आपके पास रेडिएशन जो है, सही है, वो आपके पास इस लेयर को जो है ना वो कर सकती हैं, थिन या थिक कर सकती हैं, राइट। तो इस तरह से हमारे पास और भी चीज़ होती है, राइट। मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास जो है ना रेडिएशन को थिक या थिन कर सकती है, राइट। तो खैर ये बहुत सारे काम हो सकते हैं। खैर, तो तुम्हारे पास ये जो है ना, दिस इज द करेक्शन ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस, ओके। सो दिस इज द करेक्शन ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस, साइटेडनेस। ये आपके पास हो गया करेक्शन, करेक्शन ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस, ओके। अच्छा जनाब, अबे यार डी रह गया, राइट। सो ये हमारे पास हो गई, ये हमारे पास हो गई एक केस, राइट। दूसरा केस हमारे पास होता है कि उसमें हमारे पास जो है ना इमेज पीछे बन रही होती है, राइट। दूसरा प्रॉब्लम हमारे पास आंखों के साथ आएगा कि जिसमें जो है ना वो हमारे पास इमेज बन रही होती है इधर कहीं पे, लुक, सही है। ये हमारे पास इमेज बन रही होती है, राइट। अब देखो, इमेज ने एक्चुअली बनना था रेटिना पे, लेकिन वो रेटिना के बजाय पीछे जाके बन रही है, राइट। सो ये प्रॉब्लम है, सही है। अब उसको रेटिना पे कन्वर्ज होना था, सही है, लेकिन वो पीछे जा रही है, सही है। और इसको हम कहते हैं लॉन्ग साइटेडनेस, राइट, कि आपको बहुत ज़्यादा पीछे जाके जो है वो आपकी इमेज फॉर्म हो रही है, राइट। सो लॉन्ग साइटेडनेस, ओके। ये आपके पास दूसरा केस हो गया, सही है। एंड अब इसके अंदर जो है अगर आप ये लॉन्ग साइटेडनेस को अगर देख लो, तो इसको अगर हमने करेक्ट करना है, तो इसके लिए हम कन्वर्जिंग लेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि वो रे को जल्दी कन्वर्ज कर दे, राइट। यहाँ पे भी रे देर से जाके कन्वर्ज हो रही है, राइट। सो यहाँ पे हम जो है वो ये वाला लेंस इस्तेमाल करते हैं, ओके। सो दिस इज द लेंस दैट वी विल बी यूजिंग ओवर हियर, ओके। सो ये आ गया, एंड सही। सो ये दिस इज द करेक्शन फॉर द शॉर्ट साइटेडनेस, ओके। सो थोड़ा सा अगर हम इसको नीचे ले आए, okay, so this is the correction of long sightedness,
राइट। सो ये हमारे पास जो है हमारे पास जो है ना इसकी एप्लीकेशन थी, लेंस की हमारे पास जो है वो एप्लीकेशन थी, राइट। तुम्हें बस इसकी रे डायग्राम बनानी आनी चाहिए, नाम थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, दैट्स इट। इसके अलावा तुम्हें बहुत ज़्यादा डिटेल रिक्वायर्ड नहीं है सिलेबस में, राइट। बस इतना काफ़ी है, सही। तुम्हें पूरा जो है ना वो मतलब जो है ना वो ऑप्टिक वाले नहीं बनना है, सही। तुम्हें बस सिर्फ थोड़ा बहुत डिटेल पता होनी चाहिए, थोड़ा सा सेंस होना चाहिए इसका, दैट्स इट। ओके। सो यहाँ तक जो है वो हमारे लेंस का चैप्टर जो है वो पूरा खत्म हो जाता है। ओके। Sir, बोलो बोलो, कौन बोल रहे हो? sir, can they ask us what is the reason for long or short-sightedness? नो नो नो, वो उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, आप उसको कोई मेंशन नहीं कर सकते इतना ज़्यादा, राइट। तो ये, हाँ, आपको बस ये पता होना चाहिए कि द एक्चुअल रीज़न फॉर द शॉर्ट साइटेडनेस और लॉन्ग साइटेडनेस इज कि जो आपकी जो जो आई बॉल है उसके अंदर बाय नेचर अल्लाह ताला ने लेंस फिट किया हुआ है, राइट। एंड दैट लेंस हैज़ अ स्पेसिफिक थिकनेस, ओके। So the reason behind the short-sightedness or the long-sightedness is the thickness or the thinness of that naturally fitted lens of your eye. Okay. सो अगर तो वो थिक हो रहा है या थिन हो रहा है बाय एनी एक्सटर्नल फैक्टर, हमें उससे कंसर्न नहीं है, तो उसकी वजह से शॉर्ट साइटेडनेस और लॉन्ग साइटेडनेस होती है, राइट। दिस इज द डायरेक्ट रीजन, ओके। एंड इनडायरेक्ट रीजंस आर लाइक जो भी एक्सटर्नल है, रेडिएशन जा रही है या जो भी हो रहा है, राइट। सो दिस इज दे आर द इनडायरेक्ट रीजंस। एंड द डायरेक्ट रीजन इज द नेचुरली फिटेड लेंस इन योर आई बाय द नेचर, बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वो थिक हो गया या थिन हो गया, राइट। बस ये दिस इज द डायरेक्ट रीजन, ओके। इज दैट क्लियर ब्रो? Yes, sir. परफेक्ट। अच्छा जनाब, सो यहाँ पे हमारे पास ये वाली चीज़ जो कंप्लीट हो गई, सही है। अच्छा, एक चीज़ और है, हम यहाँ पे जो है ना एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं, राइट। दिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द रिफ्रैक्शन, राइट। इससे पहले हमने जो है ना कुछ एप्लीकेशन की बात की थी, राइट। दिस इज़ अनदर एप्लीकेशन के रिफ्रैक्शन के अंदर हम एप्लीकेशन की बात कर रहे थे। अच्छा, एक एप्लीकेशन जो है ना वो मेरे पास रिफ्लेक्शन की भी है, राइट। ये चलो एक दो एप्लीकेशन और है, वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ ताकि जो है ना ये चीज़ें क्लियर कवर हो जाएं, पूरा कंप्लीट हो जाए, राइट। अच्छा, दीज आर द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट, एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन, सही है। अच्छा, एक आखिरी एक दो एप्लीकेशन और है रिफ्रैक्शन की, और फिर उसके बाद आगे चलेंगे। एड अ पेज बिफोर, ये आ गया, सही है। एंड हमारे पास जो है एक एप्लीकेशन ये होती है कि भाई हम जो है ना, क्या कहते हैं इसको, लो वर्ड ही भूल गया, जहन से निकल गया। ओके, लेट मी हैव द पिक्चर फर्स्ट। पेरिस्कोप, यस पेरिस्कोप। ओके, दिस इज हाउ द पेरिस्कोप लुक्स। बिल्कुल बेकार पिक्चर आई है यार। लेट मी जस्ट डिलीट एंड, अबे यार कैसी पिक्चर आ रही है यार, एक मिनट रुको। पेरिस्कोप को उठाते हैं यहाँ से। हम्म। ओके, कमान कमान कमान, चल जा भाई। ओके, हमने पेरिस्कोप, आई विश सो कि इनके बाहु। Okay, so this is one of the periscope that we have, no reflection and fine. Okay, चलो इससे काम चलाते हैं, ये हमारे लिए it will help. Fine. So खुल जा भाई, एंड हमारे पास इसको बंद करो। तेरी क्या खुल रहा है? हम पढ़ रहे थे, इधर पढ़ रहे हैं, इधर पढ़ रहे हैं, ये रहे यहाँ पे थे। ओके, so split view and Google and paste.
और ये आ गई, सही है। सो अच्छा, बेसिकली पेरिस्कोप के अंदर ये होता Sir, we है can't see कि, your screen. ओके ओके, एक मिनट दोस्त। अच्छा, अब देखो पेरिस्कोप का सीन ये है, एक तो ये दो चीज़ें आ गई। लेट मी शो यू, शेयरिंग, स्टार्ट। ओके, सो अब देखो पेरिस्कोप का सीन ये है, तुम्हारे पास दो पिक्चर, ओके, ये, ओके, छोटा कर देते हैं, बहुत बड़ी हो रही है। सही है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पेरिस्कोप यूजिंग द ग्लास, जो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है, राइट। अच्छा, पेरिस्कोप को जो है ना एक्चुअल जो एप्लीकेशन है वो हम यहाँ पे हमें समझ में आ जाएगी अगर तुम इस पिक्चर को देखो, राइट। सो so if you have a submarine, okay, and you're traveling way underwater, okay, but you want to have a look at the outside world, like जो कि बाहर पानी के बाहर है, ओके। सो तुम उसके लिए जो है ना एक लेंस इस्तेमाल करते हो, सही है। उसमें जो है ना तुम लाइक लुक एट दिस, इट्स सॉर्ट ऑफ स्ट्रॉ, राइट। और ये बेसिकली पानी के ऊपर होता है, एंड इससे जो है ना आप इसको इमेजिन, आप चीज़ों को देख रहे होते हो कि क्या चीज़ कहाँ पे है, राइट। एंड उसका जो है ना लाइक इसका जो जूम इन वर्जन है वो ये रहा, राइट। एंड दिस इज, इसको हम जो है ना पेरिस्कोप कह रहे होते हैं, राइट। इसके अंदर होता ही है कि हमारे पास जो बाहर जो भी काम हो रहा होता है वो हमारे पास जो है ना इस तरह से, ये रे उल्टी बनाई हुई है इन्होंने, सो इस तरह से जो है ना ये रेज जो है ना यहाँ पे आती हैं, यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, ओके। पेरिस्कोप के अंदर यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, ओके। तो दिस पेरिस्कोप इज यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन बेसिकली, क्योंकि रिफ्रैक्शन के अंदर ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ओके। तो ये हमारे पास है TIR, ओके, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पे हो रहा है, ओके। सो यहाँ पे एक, अब देखो यहाँ से लाइट जो है वो परपेंडिकुलर पास हो रही है, एंड देन दूसरे वाले उसके अंदर जा रही है, एंड देन दूसरे वाले के अंदर जा रही है, ओके। सो ये आपके पास एक पेरिस्कोप का कॉन्सेप्ट है। पेरिस्कोप बेसिकली जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप एक लोअर सरफेस पे बैठे हो और आपको एक हायर लेवल पे देखना है, सो यू कैन यूज द पेरिस्कोप, ओके। सो ये आपके पास आप कर सकते हो, राइट। और अगर आप पेरिस्कोप जो हो, वो आपके पास दूसरा काम इसमें ये भी हो सकता है कि आप जो है वो रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो इसके अंदर, पेरिस्कोप के अंदर, राइट। एंड वो किस तरह से होगा उसको भी देख लेते हैं। हम्म, 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 सही है। इट शुड, द एरो शुड बी टू इनवर्ड ना, ये पता नहीं कैसे इन्होंने बनाया हुआ है। वेट, मैं इसको जरा सही कर देता हूँ। वाइट, ये जो है ना ये ऐसा होना चाहिए, सही है। रेड पीस, सो दिस शुड बी स्ट्रेट लाइन, राइट। एंड ये एरो जो होगा वो आपके पास यहाँ जा रहा होगा, लाइक दिस, ओके। द एरो विल बी लाइक दिस, ओके। इनवर्ट जा रहा होगा, एंड इट विल मूव इन टू योर आई, राइट, क्योंकि लाइट आपकी आंखों में जाती है तो आप देख पाते हो कोई चीज़, ओके। सो बस ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, ओके। सो ये थोड़ा सा यहाँ पे एरो इन्होंने गलत बनाया है, पेपर में आता है, ये पेपर में एरो सही बनाना होता है, ओके। अदरवाइज वोंट गेट योर मार्क, ओके। अबे भाई बन जा यार, ओके। सो ये आ गया, एंड मैं सिर्फ दो बना रहा हूँ, सही, बाकी खुद ही समझ लेना, ओके। लाइक दिस एंड लाइक दिस, ओके। ये एरो भी गलत है, वो भी सही होगा, सही है, खैर। तो ये मैंने जो है तुम्हारे पास ये पेरिस्कोप बना दिया, और इसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है, राइट। और अगर आपके पास कोई पेरिस्कोप ऐसा है कि जिसके अंदर जो है वो रिफ्लेक्शन हो रही है, तो उसके अंदर जस्ट उन्होंने जो है ना वो एक सिंपल मिरर इस्तेमाल किया हुआ होगा, और दो मिरर इस्तेमाल किए हुए होते हैं, एक ऊपर लगाया होता है एक नीचे लगाया होता है, तो वो रिफ्रैक्शन होती है, राइट। एंड वी हैव वन मोर प्रिंसिपल, राइट, एंड दैट इज ये वन मोर डायग्राम, जिसको हम कहते हैं ये ये पेपर में ये पूछा गया था, सही है। और तुम लोग ने इसमें पता नहीं क्या क्या लिखा है, सही है। सो बेसिकली ये हमारे पास जो है ना एक एंडोस्कोपी का एक वो है, एक एक्सपेरिमेंट होता है, राइट, जिसके अंदर रिफ्लेक्शन होती है, एंड जिसके अंदर जो है ना हम
इंटरनल ऑर्गन्स को देख रहे होते हैं, राइट, जिसके रिफ्लेक्शन होती है। सो बेसिकली एक रॉड होती है, एक पाइप होता है विद अ कैमरा फिटेड ऑन इट, राइट, और वो जो है ना आपके माउथ से वो इंसर्ट करते हैं थ्रू योर एसोफेगस इनटू योर स्टमक, राइट, और वो स्टमक की जो है ना अगर उनको स्कैनिंग करनी होती है, पिक्चर करनी होती है, या आपके थ्रॉट की है पूरे एसोफेगस की, तो वो जो है ना इस पाइप को या इस पूरे जो है ना प्रोसेस को लेके देखते हैं, राइट। सो इफ यू कैन लुक एट हेयर, सो ये दिस इज ए स्क्रीन, राइट, और यहाँ पे इंटरनल बॉडी जो है वो आपकी, या इंटरनल जो आपका एसोफेग स्टमक है वो आपका यहाँ पे अपेयर हो रहा है, राइट। तो इस तरीके से जो है ना आप इसकी स्कैनिंग करते हो, राइट। सो लाइट का, या जो आपके पास लाइट है ना, वो मेडिकल स्कैनिंग के अंदर जो है वो इस तरह से काम आती है, राइट। रिफ्लेक्शन के थ्रू आपके पास जो है ना वो इमेज फॉर्म होती है, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द मेडिकल यूज, राइट। और इसी तरह से जो सही है, ये हमारे पास जो है ना कुछ इसकी एप्लीकेशन ही फर्दर जो कि आप यूज़ कर सकते हो, राइट। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें तो तुम अगर देखना चाहो तो तुम उसके लिए सर्च आउट कर सकते हो, ओके। एंड अच्छा, यहाँ तक हमारे पास जो है ना लेंसेज की हमारी पूरी कहानी हो गई। एक आखिरी चीज़ है साउंड, उसको भी देखते हैं कि कितना कंप्लीट होता है। कल तक हमने साउंड कंप्लीट करना है, प्रॉपरली आज नहीं हो पाएगा बट कोशिश करते हैं थोड़ी सी, राइट। सो बल्कि साउंड से पहले हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और उसके बाद साउंड पे आना है, सही है, आ जाओ। तो यहाँ तक हमारे पास लेंस सारा कंप्लीट हो गया। लेंस के क्वेश्चन पे मैंने कल कराने हैं, और जो साउंड है उसके क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, राइट। आ जाओ। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सीन ये है, बस हमने सिर्फ 5-10 मिनट और पढ़ना है, ओके, डोंट वरी, तुम लोग टेंशन नहीं लेना प्लीज़। हमने 5-10 मिनट और पढ़ना है, सही है। अच्छा, अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सीन ये है, हमने अभी तक जितनी भी चीज़ें पढ़ी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट से रिलेटेड, सही है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो एक पूरा स्पेक्ट्रम है, राइट। इसको थोड़ा सा जहन में रख लो, ये आगे जाके ना ए लेवल्स के अंदर भी काम आने वाला है, ओके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का टॉपिक जो है ना वो ए लेवल्स में भी काम आने वाला है, ओके। लेंसेज रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन ए लेवल्स में नहीं है, तो उसकी तुम्हें टेंशन नहीं लेनी, ओके। सो अब यहाँ पे हमारे पास जो है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, तो हमें बस इतना पता होना चाहिए कि दैट दे आर मेनली कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ओके। पहली चीज, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है अभी उसकी टेंशन नहीं लो, वो हमें अगले चैप्टर्स में आएगा, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, ओके। सो अभी सिर्फ रट्टा लगा लो, राइट। दे आर मेनली कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलरली, ओके, इस तरह से। लुक एट हियर, सही है। तो तुम्हें दिख रहा है कि रेड वाली जो चीज़ है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंड ब्लू वाली जो चीज़ है ये मैग्नेटिक फील्ड है, ओके। ये तुम्हें दिख रहा है। एंड ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे से, राइट। ये भी बिल्कुल बिल्कुल विजिबल तुम्हें दिख रहा है, सही है। एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली इसके इस तरह से जा रहा है, राइट। ये तीन चीज़ें, एक डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है, the black line is the direction of energy transfer, and the red line is the electric field, the blue line is the magnetic field, and all three are perpendicular to each other, right? तो ये तुम्हारे पास जो है ना इसका केस है, सही। सो खैर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेसिकली होती क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं ये बेसिकली एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। बनती किस तरह से, चार्ज जब ऑसिलेट करने शुरू होते हैं ना, जब चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट या मूव करने शुरू होते हैं तो उनकी वजह से जनरेट होती है, राइट। और ये किसी भी रिएक्शन के थ्रू, जो तुमने रेडियो एक्टिव डिकेज तुमने पढ़े थे ना, और फिजन और फ्यूजन पढ़े थे, तो किसी भी फिजन और फ्यूजन की वजह से जो है ना ये जनरेट होती है नेचुरली, राइट। आर्टिफिशियली हम और भी तरीके से जनरेट कर सकते हैं, राइट। तो खैर, तो यहाँ पे हमारे पास जो है यहाँ पे हमारे पास जो है दे कंसिस्ट ऑफ द कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ऑफ वेवलेंथ, राइट। ये तुम्हें पता होना चाहिए, वो स्पेक्ट्रम तुम्हें इस तरह से दिखता है, सही, इस तरह से दिखता है। अगर तुम देखो कि तुम्हारे पास जो है ना एक रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसीज है, सही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ तक जा रही है, राइट। और ये बिल्कुल एक ऑर्डर में होते हैं, सही है। तुम्हारे पास हाई फ्रीक्वेंसी एक तरफ आएगी, लोअर फ्रीक्वेंसी दूसरी तरफ आएगी, राइट। एंड तुम्हारे पास ये रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम है, राइट, रेंज ऑफ द वेवलेंथ है। और तुम्हें इनके नाम थोड़े थोड़े पता होने चाहिए ताकि तुम्हारे पास आसानी हो जाए, राइट। अगर तुम देख लो किसी भी एक एंड से स्टार्ट कर सकते हो, गामा रे, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव, ओके। सो बेसिकली गामा रेडिएशन एक एंड पे, एक्सट्रीम एंड पे, और दूसरे एक्सट्रीम एंड पे रेडियो वेव, ओके। और रेडियो वेव के साथ ही माइक्रोवेव है, एंड गामा रेज के साथ एक्स रेज है, राइट। ये चार चीज़ें तुम इस तरह से याद कर लो, सही। फिर उसके बाद जो विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट स्टार्ट होती है वॉयलेट से, राइट। वॉयलेट पर्पल आसपास का कलर होता है, राइट। तुम में से जो फीमेल स्टूडेंट है उनको समझ में आता है कि वॉयलेट में पर्पल में क्या फ़र्क है, मेरे को आज तक नहीं समझ में आया, सही है। हमारे लिए पर्पल वॉयलेट से एक ही बराबर होता है, सही है। सो वॉयलेट से स्टार्ट होती है जो विजिबल स्पेक्ट्रम है वॉयलेट से स्टार्ट होता है एंड रेड पे ख़त्म होता है, राइट। अगर तुम वॉयलेट से पीछे चले जाओ तो तुम्हारे पास अल्ट्रा वॉयलेट आ जाएगा, और अगर तुम रेड के पीछे चले जाओ तो तुम्हारे पास इंफ्रारेड आ जाएगा, राइट। सारी चीज़ें याद हो जाएंगी तुम्हें, सही है। गामा रे जो है वो एक एंड पे, रेडियो वेव दूसरे एंड पे, राइट।
और गामा रे के साइड में एक्सरेज हैं और रेडियो वेव के साइड में माइक्रोवेव हैं। ओके। और फिर तुम्हारे पास जो विजिबल लाइट है उनके विजिबल लाइट स्टार्ट हो रही है अल्ट्रा वायलेट से। विजिबल लाइट के एक अल्ट्रा वायलेट के एक एंड पे वायलेट के एक एंड पे अल्ट्रा वायलेट है और रेड के एक एंड पे इंफ्रारेड है। राइट, ये तुम्हें इस तरह से याद होनी चाहिए। सही, वो तुमसे नाम हम पूछ रहे थे। एंड दूसरी चीज़ जो है वो इनकी प्रॉपर्टीज़ इनके यूजेस है। ये तीन चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। राइट, सो जो इनकी इनके यूजेस इनकी प्रॉपर्टीज़ है वो तो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। सही। पहली चीज़ कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, गामा, रेडियो, एक्सरेज और तुम्हारे पास जो है ना इंफ्रारेड, अल्ट्रा वायलेट या विजिबल लाइट, ये सारे की सारी जो है ये तुम्हारे पास ट्रांसवर्स वेव होने वाली है। ओके। एमसीक्यूज में पूछते हैं कंफ्यूज करने के लिए। ओके, कि तुम्हारे पास जो है ना विजिबल लाइट की जैसी और कौन सी वेव है। सही है। सो ये सारी वेव जो है तो तुम्हारे पास जो है वो ट्रांसवर्स नेचर होती है। ओके। एंड ये सारी की सारी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती है। कभी कभार जो है ना तुम्हें इसकी वैल्यू नहीं दी हुई होती, बट तुम्हें इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। एंड द वैल्यू इज 3.00 एक्सपोनेंट 8। ओके, ये तुम्हारे पास जो है वो इसकी वैल्यू। सही हो गया। सो जितनी भी स्पीड ऑफ लाइट, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो सब इसी स्पीड से ट्रैवल करती है। थोड़ा सा डिफरेंस है बट वो अभी हम डिफरेंस नहीं देखेंगे। वो जब तुम यूनिवर्सिटी लेवल में जाओगे तभी तुम्हें बताएंगे कि लाइट इज वो वैक्यूम में थोड़ी स्पीड ज़्यादा होती है और मीडियम में थोड़ी कम होती है। खैर, तो अभी तुम्हें जो है वो तुम्हें बस सिर्फ ये बताना चाहिए कि 3.0 एक्सपोनेंट 8 है। राइट। एंड तीसरी चीज, इनको मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। राइट, अगर तुम मीडियम नहीं भी दोगे तो ये तब भी चली जाएंगी। जैसे कि तुम्हारे पास जो है ना लाइट ट्रैवल करी है सन से लेकर अर्थ तक। सही है। एंड तकरीबन लाइट टेक्स अराउंड 8.33 मिनट्स टू रीच टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। राइट, मतलब जब सूरज निकलता है तो सूरज निकलने के 8 मिनट बाद हमें पता चलता है कि सूरज निकल गया है। राइट, क्योंकि उसकी लाइट जो है वो 8 मिनट बाद हम तक पहुंच जाती है। राइट, बट ये प्रोसेस इतना स्लो स्लो होता है कि हमें लगता है कि बस अभी सूरज निकला और अभी लाइट भी आ गई। राइट, लेकिन वो सूरज 8 मिनट पहले निकल चुका होता है जब लाइट हमें फील होती है। ओके। एंड जो फोर्थ है वो हमारे पास है कि जो जितनी भी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना, इनकी स्पीड कांस्टेंट होती है। राइट, तो इनकी फ्रीक्वेंसी और इनकी वेवलेंथ का इन्वर्स रिलेशन होता है। राइट, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ कब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, कब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। तो मैं ये देखना है कि कौन सी चीज़ कांस्टेंट है। राइट, पीछे हम याद करो कि रिफ्रैक्शन ऑफ द वेव के अंदर जब वाटर वेव की रिफ्रैक्शन हम पढ़े थे तो वहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट माना था। राइट, तो वहां पे फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट थी एंड वहां पे वेवलेंथ और स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। यहाँ पे हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। ओके, और इसके अंदर जो है स्पीड कांस्टेंट। ओके, तो तुम्हें बस ये चीज़ देखनी होती है किसी भी सिस्टम के अंदर कि कौन सी चीज़ कांस्टेंट है। राइट, तो जो चीज़ कांस्टेंट होती है उसके अलावा जो रिमेनिंग चीज़ होती है वो उनका प्रोपोर्शनल इसी हिसाब से बन जाता है। ओके, और ये तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ कौन सी है, तो उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा अभी फिलहाल रट्टा लगाना पड़ेगा कि अगर तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को देख रहे हो तो तुम्हारे पास उसके अंदर जो है ना वो हमेशा स्पीड कांस्टेंट होगी, वो चीज़ चेंज हो रही होगी। राइट, वरना नॉर्मल वेव जो होती है उनके अंदर अगर वेव जनरेट हो जाती है तो वो आपके पास जैसे ही अगर वेव जनरेट करोगे तो आपके पास उसकी फ्रीक्वेंसी फॉर एवर कॉन्स्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं हो सकती। तो उसके लिए जो है वो हमारे पास स्पीड और वेवलेंथ का रिलेशन बनता है। ओके, ये हमारे पास इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी। राइट, और इसके जो है ना हमारे पास कुछ यूजेस आते हैं, इनको तुम्हें रट्टा लगाना होता है। सही, और वो यूजेस तुम्हारे पास जो है वो इस तरह से। सही, तो तुम अगर ये देख रहे हो कि तुम्हारे पास जो है अब तुम्हारे पास रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड है, विजिबल लाइट है एंड सो तो तुम्हारे पास जो रेडियो वेव है वो मेनली जो है ना कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है, लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के लिए। राइट, ये तुम्हारे पास आराम से इस्तेमाल होती है। राइट, रीजनिंग वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर तुम रीजनिंग देखना चाहो देख लो, तुम अच्छा हो जाएगा, लेकिन अदरवाइज इंपॉर्टेंट नहीं है। राइट, अच्छा, माइक्रोवेव जो है वो हमारे पास सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है। राइट, तो क्योंकि माइक्रोवेव जो है ना वो बहुत दूर तक जा सकती है। राइट, माइक्रोवेव बहुत दूर तक जा, रेडियो वेव ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकती है क्योंकि वेवलेंथ ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है। सही, एनर्जी कम होती है उसके अंदर। अच्छा, और फिर जो तुम्हारे पास विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट तुम्हारे पास हर वो चीज़ जो कि देखने से रिलेटेड है, कैमरा से रिलेटेड है, हर चीज़ से जो है ना वो तुम्हारे पास विजिबल लाइट उससे रिलेटेड है। राइट, एंड इसी तरह से अल्ट्रा वायलेट तुम्हारे पास जो है, अच्छा इंफ्रारेड तुम्हारे पास है, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के लिए हम इंफ्रारेड वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं। राइट, वो बिल्कुल जो फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर जो लाइट ट्रैवल कर रही होती है तो उनकी तकरीबन जो वेवलेंथ होती है वो तकरीबन 800 नैनोमीटर होती है, 1300 नैनोमीटर होती है। राइट, तो वो जो है इंफ्रारेड रीजन के अंदर आती है। सही हो गया। एंड अल्ट्रा वायलेट जो है वो तुम्हारे पास
अल्ट्रा वायलेट भी बहुत सारे काम के लिए इस्तेमाल होती है कि तुम्हारे पास जो है ना, जो स्किन टैनिंग होती है ना, मतलब जो तुमने देखा होगा कि अक्सर लोग जो है ना अपने अपने घरों में बैठे हुए होते हैं और मतलब धूप से मज़े ले रहे होते हैं सर्दियों में खास तौर पे, राइट। तो वो बेसिकली वो जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होती है ना, वो बेसिकली उनकी बॉडी उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर रही होती है, राइट। और उससे जो है ना उनकी स्किन का कलर भी कभी कभार टैन हो जाता है, कभी कभार ब्राउन हो जाता है। अगर आपकी स्किन गोरी है, वाइट स्किन है, देन वो ब्राउन हो जाता है, सही। तो ये आपके पास जो है ना ये सन टैन के लिए इस्तेमाल होता है, राइट। अल्ट्रा वायलेट सही है, सन बाथ के लिए इस्तेमाल होता है जिसको तुम कहते हो, सही है। और तुम्हारे पास एक्स रेज जो होती हैं, एक्स रेज तुम मेडिकल पर्पज़ के लिए हम एक्सरेज यूज़ करते हैं, राइट। अब तुम्हारा हाथ पाँव तुमने तोड़ दिया, सही है, तुम खेल कूद रहे थे और खुदा ना करे कि तुम्हारा हाथ पाँव टूट गया, तो तुम उसकी इंटरनल बॉडी स्कैनिंग के लिए जो है वो तुम्हारे पास यूज़ करते हो तुम, सही है। सिमिलरली एक्सरेज जो है वो सिक्योरिटी चेक्स के लिए भी इस्तेमाल होती है, राइट। एयरपोर्ट सिक्योरिटी भी तुम इस्तेमाल कर रहे होते हो, सही है। एंड तुम्हारे पास जो है वो गामा रेडिएशन जो है वो तुम्हारे पास स्टरलाइजिंग जो मेडिकल इक्विपमेंट्स, मतलब साफ सफाई के लिए, सही है। तो तुम्हारे पास जो है ना, जब तुम्हारे पास जो सर्जिकल इक्विपमेंट्स होते हैं जो महंगे होते हैं जिनको आप रिप्लेस नहीं कर सकते, तो उनके जो है ना आप उनको स्टरलाइज कर देते हो और वो जो है ना उनके जो भी जर्म्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं एंड देन वो रीयूजेबल हो जाते हैं, राइट। तो इनके अंदर कुछ इन्होंने वो यूजेस लिखे हुए हैं, कुछ और भी बहुत सारे यूजेस होते हैं, इन्होंने एक एक यूज़ लिखा है और उसका थोड़ा बहुत रीज़न दिया हुआ है, ओके। जैसे तुम्हारे पास जो है इंफ्रारेड फाइबर ऑप्टिक्स के अलावा इंफ्रारेड जो है वो तुम्हारे पास थर्मल विजन के अंदर काम आ सकते हैं, सही है। जो तुमने देखा होगा जो कि खास जो है वो मिलिट्री के पास होता है थर्मल विजन, सही है। इसी तरह से इंफ्रारेड जो है वो तुम्हारे पास हीटिंग के लिए काम आ सकता है, सही है। एंड तुम्हारे पास माइक्रोवेव जो है वो तुम्हारे पास कुकिंग के लिए काम आ सकता है, राइट। एंड सिमिलरली तुम्हारे पास अल्ट्रा वायलेट का मैंने यूज़ बता दिया, एक्सरे का भी बता दिया, गामा रेडिएशन का भी मैंने बता दिया, सही। सो खैर ये इनके कुछ यूजेस हैं, तुम्हें पता होनी चाहिए, एक एक पता होनी चाहिए एटलीस्ट, ये रट्टे वाली चीज़ें, और तुम जो है ना वो इनसे काम चला सकते हो, सही है। तो चलो खैर, अब यहाँ तक जो है वो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देख लिया। कल हम इंशाल्लाह फिर साउंड कंप्लीट करते हैं, सही है, साउंड छोटा सा है। कल हम इंशाल्लाह साउंड कंप्लीट करते हैं और फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास ये वेव जो वो है जो वेव्स हैं हमारी पूरी कंप्लीट हो जाएंगी, राइट। एंड प्लीज़ बी केयरफुल, बी प्रिपेयर्ड। वेंसडे हमने टेस्ट लेना है, सही है। हाँ, पूरी वेव का और पूरी थर्मल फिजिक्स का, ओके। सो प्लीज़ स्टार्ट कर दो, मैंने तुम्हें क्वेश्चन भी बता दिए कि मैंने किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे हैं, तो उसी हिसाब से प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो। एंड इंशाल्लाह जो है वो वेंसडे को फिर हमने टेस्ट लेना है। कल हमारा ये वेव एंड हो जाएगा, कल हमने थोड़े बहुत पासवर्ड कर लेने हैं, मंडे को हम ईयरली पासवर्ड जो एक करते हैं वो कर लेंगे, एंड फिर सैटरडे को, सॉरी वेंसडे को हम जो है ना वो इसका टेस्ट लेके ये तीन मेन पोर्शन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, पार्टिकल फिजिक्स हम पढ़ चुके हैं, तो स्पेस फिजिक्स, ये तीन मेन पोर्शन हमारे पास रह जाएंगे, राइट। तो उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 वीक्स के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, सही हो गया। चलो बस अब आज की कहानी ये तक रखते हैं। अब इंशाल्लाह आप लोगों से कल की क्लास में दोबारा से मुलाकात होती है। तो चलिए जी, बस अब आज के लिए इतने ही रखते हैं। ओके गाइस, टेक केयर बच्चों, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।